वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। कल लेक्चर में नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज आपको मिलेगा यूपी जीके का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का, हिंदी का। ठीक है, तो आज से फिर से कंटिन्यू अपन लोग करेंगे। कल का मैंने थोड़ा सा आप लोगों को रेस्ट दे दिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। अब ये बस लास्ट लेक्चर है, नहीं लास्ट नहीं, अभी एक लेक्चर और मिलेगा इसका। ठीक है, एक ये है, एक और आएगा, यूपी जीके हो जाएगा ख़त्म। फिर मैं आपको अभी 500 MCQ इसके करा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस इतना आप कर लो जितना बताता जा रहा हूँ। ठीक है, यूपी जीके की ये थ्योरी जितनी मैंने कराई है, 11, 12, 13 लेक्चर जो भी होंगे, प्लस 500 MCQ हो गया आपका काम। फिर GH फुल लेंथ कराऊंगा, जो उसमें देखना आप कैसे कर पा रहे हो। नहीं कर पाओगे उससे क्वेश्चन अगर, तो फिर से रिवीजन कर लेना एक बार। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित पत्र पत्रिका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ बनारस अखबार। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि हिंदी प्रदेश का पहला हिंदी समाचार है ये। जो बनारस अखबार था, ये हिंदी प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था। जनवरी 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने पंडित गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में हिंदी पत्र बनारस अखबार की शुरुआत करी थी। तो पहले पूछेगा पहला हिंदी पत्र कौन था, तो बनारस अखबार। उर्दू का पहला अखबार कौन था? सरदल अखबार, जिसने निकाला था, आगरा से निकला था। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार, ये आगरा से आया था। ठीक है, 1846 में। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1857 में भारतेंदु हरीशचंद ने निकाली थी। ठीक है, कौन सी? कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा फोकस रखना। प्रदेश की जानी मानी सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर आता हिंदुस्तान 1885 में, और नागरी नीरद व अभ्युदय पत्र के संपादक ये कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप, जो कि 1910 में आई, उसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। आज पेपर सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, कब हुआ था? तो वाराणसी से होता, 1920 में। आज पेपर वाराणसी 1920। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? तो झांसी से शुरू हुआ था दैनिक जागरण 1942 में। कहाँ से? झांसी से 1942 में। उजाला हिंदी दैनिक, ये कहाँ से हुआ है? आगरा 1948 से। ठीक है, बाकी इसको बस जस्ट रीड कर लो, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, फिर बालवाणी आता है, साहित्य भारती त्रैमासिक, ये उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान से आता है। वाराणसी में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन करता है कौन? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान करता है, इंपॉर्टेंट है ये। खबर नाम, जो कि मासिक अकादमी त्रैमासिक निकालता है, वो कौन करता है? उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका है, उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की विकासपरक मासिक पत्रिका है, उत्तर प्रदेश संदेश। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका है नया दौर। कौन सी? नया दौर। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है। ये कहाँ से आई थी? कल्याण से, 1926 से। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1926 से। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्तकी के बारे में देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में। 1975। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम कब शुरू करी गई थी? यंग साइंटिस्ट स्कीम 2007-8 में शुरू करी गई थी। केंद्र सरकार व राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में बल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 1993 से करा जा रहा है। फिर आता है इंसेफेलाइट्स रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इंसेफेलाइट्स रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में। ठीक है, राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश में कुल नक्षत्रशालाएँ कितनी हैं? प्रदेश में 5 नक्षत्रशालाएँ हैं, 3 स्थायी हैं और 2 चल हैं। ठीक है, कितनी है नक्षत्रशालाएँ? बस तैयार रखो, 5। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये कहाँ पे है? सूरज कुंड पार्क, लखनऊ में। सूरज कुंड पार्क, लखनऊ। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये कहाँ है? रामगढ़ परियोग, गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जो कि लेज़र तकनीक पर देश के प्रथम, पूर्व नाम अंबेडकर नक्षत्रशाला था, ये रामपुर में है। कहाँ पे? रामपुर में। उत्तर प्रदेश में मोबाइल नक्षत्रशालाएँ कितनी हैं? 2 हैं मोबाइल नक्षत्रशालाएँ। जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में है, प्रयागराज। कौन सा? जवाहर नक्षत्रशाला। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? लखनऊ में करी गई है, लखनऊ में। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विज्ञान गौरव सम्मान। विज्ञान गौरव सम्मान। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रख्यापित की गई है 2014 में। कब करी गई है? 2014 में।
लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया है 2002 में। कब करा गया है? 2002 में करा गया है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कब की गई है? मतलब कहाँ करी गई है? बख्शी तालाब लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना बख्शी तालाब लखनऊ। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना ये जैव प्रौद्योगिकी पार्क में स्थापित हुई है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास हेतु टिश्यू कल्चर लैब स्थापित है। उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास हेतु टिश्यू कल्चर लैब स्थापित कहाँ है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केंद्र कहाँ है? ये भी जैव प्रौद्योगिकी पार्क में है। जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने की इकाई कहाँ स्थापित है? ये भी जैव प्रौद्योगिकी पार्क में ही है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपके लखनऊ में पड़ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स ये ग्रेटर नोएडा में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स ग्रेटर नोएडा। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस 7 मार्च 2006 से शुरुआत हुई है इसकी। राज्य के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट ग्रुप में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत 2007-8 से हुई थी। देखो इसको जस्ट एक बार रीड करना है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बस एक बार ब्रीफ में ले लो। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट योजना चल रही है, सभी जिलों में चल रही है ई डिस्ट्रिक्ट योजना। ई डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश के राज्य पोर्टल में क्या उपलब्ध है? 15 विभाग 133 सेवाएं उपलब्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर में उपलब्ध है 14 विभाग 126 सेवाएं। विभिन्न पेंशन योजनाएं हेतु बनाया गया है एकीकृत पेंशन पोर्टल। मुख्यमंत्री कार्यालय में 300 मीटर मेगा कॉल सेंटर योजना की शुरुआत 2015-16 से हुई है। और वहीं जन शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु शुरू करा गया है जन सुनवाई पोर्टल। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब हुआ था? 1976 में, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण के कारण ताज का 10 किलोमीटर का दायरा घोषित है इको सेंसिटिव जोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ताज के संरक्षण हेतु ताज ट्रोपोजियम परियोजना चलाई जा रही है मई 1999 से। उत्तर प्रदेश में 40 माइक्रोन तक की पॉलीथीन थैलियाँ प्रतिबंधित हैं मार्च 2011 से। 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं मेरठ और वाराणसी में। जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ है? जुलाई 1982 में हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रमुख जनजातियों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिचय, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अपने को किरात वंशी कहने वाले थारू 5 जिलों में निवास करते हैं। कौन कौन से थारू ट्राइब कौन कौन से 5 जिलों में? महाराजगंज में है, बलरामपुर है, लखीमपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है। महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच। कौन कौन? महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच। थारू हिंदू धर्म को मानते हैं लेकिन दीपावली को मनाते हैं शोक के रूप में। थारू ट्राइब जो है वो दिवाली को एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल मतलब शोक के रूप में मनाती हैं। बजहर है थारुओं का एक त्यौहार है, थारू ट्राइब का एक फेस्टिवल है बजहर, ठीक है। होली पर 8 दिनों का थारू स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है खिचड़ी नृत्य। थारू लोग क्या करते हैं? खिचड़ी नृत्य करते हैं। कब? होली पर। थारू लोगों में विवाह जो है वो बचपतियों यानी बिचौलियों के माध्यम से तय होता है और विवाह रस्म का संपादन कराया जाता है। किससे? पुरोहित द्वारा, जिसको भर्रा कहते हैं, भर्रा। थारू लोगों में विवाह तय हो जाने को क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी। क्या कहते हैं भैया? पक्की पौड़ी बात करो, पक्की पौड़ी बात करो तो बात चलाए रिश्ते की, ठीक है। तो रिश्ते को बोलते हैं पक्की पौड़ी। थारू लोगों को दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है भैया। फिर आता है आपका बड़वायक, बंठा, रावत, वृत्तियाँ, महतो व डहैत आदि थारुओं के हैं गोत्र। ये थारुओं के गोत्र हैं। थारुओं क्या क्या गोत्र हैं? बड़वायक, बंठा, रावत, वृत्तियाँ, महतो, डहैत, ये सब। फिर थारू देवता की अगर बात करें, थारू देवता हैं कौन? पछावन थारू देवता हैं, खड्डा भूत थारू देवता हैं, काली है, नगराई देवी है, भूमिया है, कारो देव है, राकत है और कलुआ, ये सब क्या है? थारू देवता है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? बिजनौर में। बुक्सा जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? बिजनौर में करते हैं। बुक्सा लोगों का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। किससे? पतवार राजपूत वंश से। बुक्सा या भोक्सा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? बिजनौर में। और बुक्सा लोगों का संबंध किससे माना जाता है? पतवार राजपूत वंश से। हिंदी भाषी बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे पूज्य देवी कौन सी? चामुंडा देवी। कौन सी? चामुंडा देवी है, ठीक है। बुक्सा में हिंदुओं से मिलता जुलता क्या मिलता है? वर्ण विभाजन मिलता है। बुक्सा ट्राइब में भी जैसे हम लोग नहीं शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ऐसे बुक्सा ट्राइब में भी मिलता है। सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोक्ती, मोझियाली, गोंज, आर्मिया, ये सब खरवार
ये सब जातियाँ उपजातियाँ, खरवार की उपजातियाँ। खरवार हिंदू धर्म मानते हैं। इनका प्रमुख नृत्य क्या है? खरवार का कर्मा। खरवार का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आसान भी था ये, इससे भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। कल्याणकारी योजनाएं और परियोजनाएं आ गई आपकी। तो कुछ ये सेलेक्टेड परियोजनाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा, ये गर्भवती माताओं के लिए शुरू हुई थी, जो 17 जनवरी 2014 से। ठीक है, 102 एम्बुलेंस सेवा। फिर आता है BLS एम्बुलेंस सेवा, जो कि रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने के लिए थी, 108 नंबर की, ये 2012 से शुरू हुई थी, 2012 से। फिर आती है आपकी ALS एम्बुलेंस सेवा, ये 108 है। ALS मतलब गंभीर रोगियों के लिए, है ना, गंभीर रोगियों को तुरंत पहुंचाने के लिए 2017 से हुई थी ALS एम्बुलेंस। तीन टाइप की एम्बुलेंस हो गई। एक हो गई एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए 102, 108 हो गया रोगी को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए, गंभीर रोगियों को त्वरित उपचार हेतु 108 है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन 2011 में हुआ था, ग्रामीण आजीविका मिशन। विलेज योजना इंपॉर्टेंट है ये, गांव और शहर के बीच डिजिटल असमानता कम करना, ये दिसंबर 2013 से शुरू हुई थी विलेज योजना। आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना, ये 2013 से ये भी शुरू हुई थी, आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना, आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना। एकीकृत कम लागत की सफाई योजना, एकीकृत कम लागत सफाई योजना, ये 2008 से शुरू हुई थी, 2008 से। फिर आता है विधायक निधि योजना, ये कब शुरू हुई थी? 1998 से। विधायक निधि योजना 1998 से। 2,40,00,000 रुपये वार्षिक जाता है एक विधायक निधि में। पंचायत मित्र योजना 2006 से शुरू हुई थी। ग्राम रोजगार सेवक योजना, ये भी 2006 से शुरू हुई थी। बालिका श्री योजना 2006-07। स्वधार योजना 2001-02। स्वावलंब योजना 1996 से शुरू हुई थी। अब देखिए, इनमें से जो रिसेंट की होती हैं वो आपको याद रखनी है, और ये जो 3 एम्बुलेंस बताई ये आपको, और एक ये विलेज योजना है ना, बाकी रिसेंट की याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011। वंदे मातरम योजना इंपॉर्टेंट है, 2004 से शुरू हुई थी, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार। वंदे मातरम योजना क्या थी? गर्भवती जितनी महिलाएं थी निःशुल्क उपचार। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना, ये भी दिसंबर 2014 शुरू हुई। राज्य में पोषण मिशन जो है, कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाना, 2015 से शुरू हुआ है। पिछला क्षेत्र अनुदान निधि, ये 2006-07 से शुरू हुई। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91, पूर्वांचल विकास निधि। बुंदेलखंड विकास निधि योजना 1998-99 से शुरू हुई थी। सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना 1998-99। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ था, राज्य विद्युत परिषद का गठन। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1999-2000 में शुरू हुआ। देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा कब कराई गई थी? इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड एवं विंध्याचल क्षेत्र में, बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में स्थापित सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ में है। बुनकरों हेतु जनश्री योजना का शुभारंभ 2003 में हुआ था, जनश्री योजना का शुभारंभ। डायल 100 इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुई थी? UP 100 सेवा 2016 से। वुमेन पावर लाइन 1090 इंपॉर्टेंट है, कब से आई थी? 2012 से वुमेन पावर लाइन। UP 112 सेवा 2019 से आई थी, UP 112 सेवा। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नीतियां हैं वो देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगी। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 को अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाना है। मतलब एक जो आप नहीं देखते हो, जो काउ स्लॉटर है वो नहीं हो सकता, उसके लिए जो अध्यादेश आया था, जिसे गोवंशी पशुओं की रक्षा और जो गोकशी की घटनाओं को कम करने के लिए, ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 को मंजूरी दे दी थी। ठीक, तो कोई आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन नियम कब आया था? 2020 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2020 को लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को भी स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश सरकार को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के उद्देश्य से 18 अगस्त 2020 को एक नई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 शुरू करी गई है। आगामी 5 वर्षों में राज्य में कितने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करना, कितने 40,000 करोड़ का प्राप्त करना तथा 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार को अवसर देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फरवरी 2020 को ही उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियम नियमावली 2020 को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जुलाई 2020 को कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। स्टार्टअप नीति 2020 आगामी 5 वर्षों के लिए लागू होगी। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में राज्य में 10,000 से अधिक स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी कब आई? 2020 में आई। ठीक है। कोरोना महामारी तथा ऐसे रोग नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के कार्य करने या उनमें चूक व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर रोक लगाने के लिए होना चाहिए, रोक
6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण 2020 आया ये भी 2020 में आया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति की स्वीकृति भी 2019 में मिल गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन हेतु इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति अपनाई। प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में हुई थी। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी एक चीज़ आपको बताऊं, बस ये याद रखो, प्रथम पर्यटन नीति 1998। बाकी ये जो है प्रमुख नीतियाँ जो है ये करंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो मैं करंट में कवर करा दूँगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क अगर मैं बता रहा हूँ जो वो करना है आपको, ये पॉलिसीज़ आपसे नहीं है पूछेगा, अब आपको जो करंट है वो पढ़नी है आपको। ठीक है, बाकी ये सब तो MCQs में कवर करा दूँगा। अब देखो गोवध निवारण संशोधन अधिनियम है 2020, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। ये 2020 को आया। अब नाम से पता चल रहा है कि भैया गायों को कटने से बचाना है। अब ये अधिनियम था 1956 को लागू हुआ था। 1956 में इसकी नियमावली बनी थी और इसमें संशोधन 58, 61, 89, 2002 में करे गए हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने गौहत्या कानून को सख्त बना दी है। गौहत्या पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। कितने? 10 साल की सज़ा। और गौवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुँचाने पर 1 से 7 साल तक की सज़ा है। गोकशी और गायों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के फ़ोटो भी सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे, ये समझ लो। ठीक है, स्टार्टअप पॉलिसी जो 2020 में जो आई है, 2020 में आई नई स्टार्टअप नीति अधिसूचना की तारीख से 5 साल तक के लिए लागू होगी। मतलब अभी स्टार्टअप पॉलिसी 2025 तक चलेगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? 5 वर्षों में राज्य में 10,000 से अधिक स्टार्टअप लगाना है, 10,000 से अधिक स्टार्टअप। 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है, जिसे लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत करा गया है। सिंपल सी चीज़। इस नीति के तहत लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित करा जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ का सबसे बड़ा, मतलब देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब लखनऊ में स्थापित करा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध, ये जो कन्वर्जन कराते हैं, धर्मांतरण निषेध, ये भी अध्यादेश 2020 को आया था। 2020 में इसको मंजूरी मिल गई। तो 2022 मतलब अब 27 नवंबर 2022 को इसे लागू किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में लागू हुआ है। अब इस अध्यादेश में क्या है? इस अध्यादेश के अनुसार यदि शादी करने के लिए बलपूर्वक या धोखा देकर, दबाव डालकर धर्म परिवर्तन के मामलों पर 10 साल तक की सज़ा है। मतलब आप किसी को कन्वर्ट करते हो, देखते हो जिहाद है, हिंदू मुस्लिम शादी वादी को मैटर लेके, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो 10 साल तक की सज़ा है आपसे। अगर कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता है कि महिला का धर्म परिवर्तन किसी दबाव, धोखे या लालच में या महज शादी करने के लिए नहीं किया गया है, तो उसे 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की सज़ा। ठीक है, अगर लड़की कह देती है हाँ ठीक है मैं चाहती हूँ उससे शादी करना, तो कोई दिक्कत नहीं कर पाती तो फिर काफ़ी हैवी जुर्माना है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर महिला जो है देखिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समाज से, तो ऐसी दशा में कम से कम 3 साल और 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना 25,000 है। ठीक है, तो कन्वर्जन करना भैया सोच समझ के बिया करो, प्यार जो है सोच समझ के करो। ठीक है, बहुत दिक्कत है। सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले में भी कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सज़ा है और 50,000 रुपये तक भी जुर्माना है, समझो। ठीक है, आप सामूहिक तौर पर समझे, मतलब पूरे परिवार को ही कन्वर्जन अगर कराते हो। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी आपको। ठीक है, क्या देनी होगी? 2 महीने पहले आप सूचना दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका उल्लंघन किए जाने पर कम से कम 6 माह और अधिकतम 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति ये भी 2020 में आई है। क्या कहती है ये? कि उत्तर प्रदेश ने 18 के 2020 को इसको पास किया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति, इसकी अधिसूचना की तारीख से 5 साल तक के लिए लागू है, मतलब 2020 से 2025 तक है। पहला पॉइंट। दूसरा, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। पहला पॉइंट, 40,000 करोड़ निवेश आकर्षित करना। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना करना। 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC। और प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना। इंपॉर्टेंट है ये 3 उत्कृष्टता केंद्र और 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। प्रदेश में घरेलू विदेशी निवेशकों द्वारा ESDM पार्क्स की स्थापना करना। ESDM पार्क्स की स्थापित करना, ये भी इसका लक्ष्य। ठीक है, चलो। निर्यात नीति जो कि उत्तर प्रदेश की 2020 से 25 तक है, इसके क्या प्रावधान है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में इसको 2020 को पारित किया गया, 25 तक ये भी चलेगी। अब इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया, मेक इन यूपी, इसको ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहित करना। B2B एक्सचेंज, ब्रांड टू ब्रांड एक्सचेंज की स्थापना करना है। भौगोलिक संकेतक पंजीयन प्राप्त करने में सहयोग करना शामिल है। प्रत्येक जनपद में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास
योजना हेतु प्रतिनिधि धनराशि से वित्त होगा। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश के जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी सुविधाएं हैं उनको और आगे बढ़ाना है। कृषकों की आय को दोगुना करने तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यात प्रोत्साहन नीति उन सभी अवयवों की अंगीकृत करेगी जो उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति से आच्छादित है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के क्रियान्वयन संबंधी कार्य उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कैंट रोड में है, वहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति कब आई थी? 2021 में आई। 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दी है। राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किया जाना। कितना? 250 मेगावाट डाटा सेंटर। और राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट करना है। कितना? 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। और कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित करना है। 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क। उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति सबसे इंपॉर्टेंट है, 2021 से 30 तक आई है उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति। 11 जुलाई, अब 11 जुलाई को हम लोग क्या जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति जारी की है और योगी सरकार की इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। दूसरा, जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार जनसंख्या नीति कब आई थी? 2000 में आई थी। ठीक, अभी कब आई? 2021 से 30, इससे पहले 2020 में, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है, 2030 तक प्रभावी रहेगी। प्रस्तावित जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक 2.1%, जो जन्म दर है उसको कितना करना? 2026 तक 2.1% तक लाने का लक्ष्य है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है चौथा, उसके अनुसार यूपी की जन्म दर अभी 2.7% है और राष्ट्रीय औसत 2.2% है। यूपी की जन्म दर 2.7 है, राष्ट्रीय औसत 2.2 है। 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य कितना है? 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या? अभी यूपी का कितना है? 2.7, राष्ट्रीय औसत मतलब देश का 2.2 है, और 2023 तक हमें 30 तक कितना लाना है? 1.9% तक लाना है। ठीक है, 1.9%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो आपको याद रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके डाटाज हैं, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब चलो उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे 1-2 सवाल बनते रहते हैं। जो ओवरऑल आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें यूपी का क्या रोल रहा है उसके पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे बेलन घाटी है, दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहाँ मानव का प्रथम बसाव प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मानव का प्रथम बसाव बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। यह सोनभद्र से निकलने वाली और यहाँ बहने वाली बेलन नदी जो है, टोन्स की सहायक नदी है। बेलन क्या है? नदी है। टोन्स नदी है, उसकी सहायक नदी है, वहीं पर स्थित है। यहाँ पूरा पाषाण काल के तीनों काल, जो निम्न पाषाण काल है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मीजो मतलब मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों के अवशेष मिलते हैं। कहाँ से? बेलन नदी के पास, सोनभद्र के पास है ये। बेलन घाटी पूरा स्थल की खोज एवं उत्खनन कार्य का श्रेय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जी.आर. शर्मा को जाता है। किसका जाता है? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने बेलन घाटी में खोज की थी इसकी। किसकी? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। यहाँ लोहंदा नाले के समीप अस्थि निर्मित मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की सुंदर मूर्ति मिलती है भैया। कहाँ से? बेलन नदी के पास, बेलन घाटी से। पूरा पाषाणकालीन अवशेष सोनभद्र स्थित सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी क्षेत्र के चकिया, जो कि जनपद चंदौली में आता है, वहाँ से मिलता है हमें। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सराय नहर्रा है, महादाह। अब आपसे पूछता है डायरेक्ट ऐसे, सराय नहर्रा है कहाँ है, महादाह कहाँ है, दमदमा, चौपानी, मांडो, ये सब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सराय नहर्रा है, महादाह, दमदमा, ये प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़। सराय नहर्रा है, दमदमा, ठीक है, महादाह, ये सब प्रतापगढ़ में। और सराय नहर्रा में झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के साथ अवशेष मिले हमें। सावधान मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? आपके सराय नहर्रा वगैरह से। उत्तर प्रदेश के नवपाषाणकालीन स्थलों में प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डी हवा, महागढ़ा एवं पंचो के अतिरिक्त संत कबीर नगर जनपद के लौहरा देवा का भी नाम प्रमुख स्थल है, मतलब लौहरा देवा भी मिलता है हमें। पूरा स्थलों से कृषि, कच्ची ईंट, घास फूस से बने आवास मिलते हैं हमें यहाँ से। ठीक है, अब हड़प्पा संस्कृति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस काल के महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन कौन से? मेरठ है, सहारनपुर है। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर। हड़प्पा संस्कृति सबसे पूर्वी स्थल था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद अंतर्गत यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर बसा नगर आलमगिरीपुर है। आलमगिरीपुर कहाँ था? यमुना नदी की सहायक जो हिंडन नदी है उसके तट पर। ठीक है, इस पुरास्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की है। यज्ञदत्त शर्मा, इसे परशाराम का खेरा नाम से भी जाना जाता है, परशाराम का खेरा।
आलमगीरपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में हुलास, जो कि सहारनपुर में, बडगांव, मानपुरा, कैरना तथा मांडी गांव आदि स्थलों की पहचान हड़प्पाकालीन बस्तियों से होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में। बड़ा गांव कहाँ है? बागपत में। मानपुरा कहाँ है? बुलंदशहर। कैरना शामली। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पांचाल राज्य वर्तमान कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान में फैला। पांचाल क्या है? कानपुर से वाराणसी तक। बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद इसी में शामिल होते हैं पांचाल में। पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल, जो कि फर्रुखाबाद है। वर्तमान फर्रुखाबाद का एक नगर है काम्पिल। पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल। और पांचाल क्या है? कानपुर से लेकर वाराणसी, जैसे बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद। पांचाल की राजधानी काम्पिल, जो कि प्रेजेंट में फर्रुखाबाद का ही नगर है। काशी वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में स्थित था। उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का राजा भी था। बहुत पुराना काशी का इतिहास रहा है। वैदिक काल के बाद समूचे आर्यवर्त में महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अंगुत्र निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय में, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दिया है। 16 महाजनपद मिलते, जिसमें से 8 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। कौन से वार्ड जनपद ये आपको याद रखने, जैसे कोसाला वर्तमान में अयोध्या है। वर्तमान में क्या है? अयोध्या, श्रावस्ती, लखनऊ, ये सब। काशी है, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन जो कि वर्तमान मथुरा है, वत्स है आपका आधुनिक प्रयागराज, मल्ल है जो कि कुशीनगर बिहार में, और छेदी आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो 8 हैं। ठीक है, कोसाल, काशी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, मल्ल और छेदी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी तथा रौनही जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। किसके? जैन धर्म के। गुप्त काल में ही भारत के प्रथम शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसे देवगढ़ या ललितपुर जिले के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ शेष सैया का विराजमान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। किसकी? विष्णु की। उत्तर प्रदेश में काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज आदि भगवत धर्म के मुख्य केंद्र हैं। काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के प्रमुख केंद्र, जो कि आज भी हैं, देखते हो आप काशी वगैरह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ अथवा गो रक्षा संप्रदाय की नींव पड़ी है, जो आज भी आप देखते हो गो परंपरा मतलब नाथ परंपरा वहाँ चलती है। ठीक है। भारत में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। इसका सुंदर उदाहरण है देवगढ़ का मंदिर, जो कि ललितपुर में, दशावतार मंदिर कानपुर में, ईंटों से निर्मित भीतर गांव का मंदिर। ये उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ गुलाम वंश की स्थापना के साथ माना जाता है। किसकी? गुलाम वंश की स्थापना के साथ। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक ने वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2 प्रसिद्ध नगरों की स्थापना की थी। किसने? जौनपुर और फिरोजाबाद। किसने स्थापना करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई फ़खरुद्दीन जौना खां। जौनपुर की स्थापना किसकी? फ़खरुद्दीन जौना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसकी स्मृति में कराई थी जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। और जो फिरोज़ाबाद है दिल्ली के निकट जो है, फिरोज शाह कोटला नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ लेक को दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ लेक को दिल्ली ले जाकर स्थापित कर दिया। फिर बात करते हैं सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसने अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा की नींव किसने रखी? आगरा किसने स्थापित करा? सिकंदर लोदी ने। 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया। तो इंपॉर्टेंट है। पहले देखो प्रयागराज जो आप पढ़ते हो, पहले उसका नाम क्या था? प्रयाग। अकबर ने 1583 में उसका नाम बदल के इलाहाबाद करा था। ठीक है, आज फिर से प्रयागराज हो गया, क्या ही दिक्कत है। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के बाद शेख सलीम चिश्ती के आदर में आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक शहर का निर्माण कराया था। कब? 1572 में, गुजरात विजय के बाद। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से 2 बीरबल और टोडारमल उत्तर प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है, टोडारमल और बीरबल। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल श्रीरंगरपुर जो कि फर्रुखाबाद में है, दाऊजी मथुरा में है, लोधेश्वर बाराबंकी और श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है। चलिए अब उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल देख लेते हैं। कपिलवस्तु एक बौद्ध स्थल है। कपिलवस्तु इसकी पहचान वर्तमान सिद्धार्थ नगर के रूप में होती है। ठीक है, बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। कपिलवस्तु के शासक कौन था? शुद्धोधन, उसके पिता। प्रेजेंट में सिद्धार्थ नगर है। सारनाथ इसका नाम प्राचीन में क्या था? ऋषिपत्तन था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, पता होगा आपको, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, और बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ से करी थी। फिर आता कुशीनगर, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, तो महापरिनिर्वाण स्थली भी है। यह मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कुशीनगर किसकी थी? मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती की बात करते हैं तो राप्ती नदी के तट पर स्थित यह नगर कोशाल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती क्या थे? कोशाल की राजधानी थी, राप्ती नदी के किनारे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है आपका रामग्राम। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है। रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है। यह कोलिया गणराज्य की राजधानी थी। रामग्राम किसकी राजधानी थी? कोलिया गणराज्य की। फिर आता देवदेह, देवदह। यह बुद्ध का ननिहाल है। देवदह क्या था? बुद्ध का ननिहाल था। इसकी पहचान वर्तमान महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित ढूंढीबारी के रूप में की जाती है। वर्तमान में देवदह क्या है? महाराजगंज के पास है, नेपाल सीमा पर बुद्ध का ननिहाल था। पावा वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर सठियाव क्षेत्र में है पावा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। कब? 1976 को। फिर अगले ही दिन 1976 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान नाम की स्थापना करी गई। 1927 को हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज की स्थापना की गई। 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 1968 से अनिवार्य कर दिया गया। इसका अनुपालन न करने पर उसमें सजा भी दी जाएगी। 1989 में राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजधानी बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ये उर्दू कब बनी थी? 1989 में बनी थी। ठीक है। चलिए, आज अंतिम लेक्चर है। ये लेक्चर आज उत्तर प्रदेश जीके का खत्म हो जाएगा। हम लोग आज से आपका यूपी जीके खत्म। ठीक है। अब कल आपको एमसीक्यू दे दूँगा मैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ देख लेते हैं। भोजपुरी कहाँ बोली जाएगी? देखिए भोजपुरी, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश जहाँ बिहार घटा है ईस्टर्न साइड, वहीं पे भोजपुरी आपको मिल जाएगी। जैसे वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, मतलब इस तरफ सारी। ठीक है। बघेली कहाँ बोली जाती है? जहाँ बाघेलखंड, जो बुंदेलखंड पहाड़ है, जैसे झांसी, ललितपुर, ये सब, सोनभद्र, प्रयागराज, मांडला, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, ये सब बाघेली बोली जाती। कन्नौजी, कन्नौज साइड इधर इटावा, कन्नौज, ये सब इटावा है, फरुखाबाद है, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाएगी। ठीक है। जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, उरई, महोबा, ये सब बुंदेली बोलते हैं, बुंदेली। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय देख लेते हैं। राजकीय संग्रहालय जो कि मथुरा में है। राजकीय संग्रहालय मथुरा। राजकीय संग्रहालय मथुरा की प्रथम राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना भारतीय कला के मनीषी विद्वान, प्रसिद्ध पुरातत्व मर्मज्ञ एवं तत्कालीन जिलाधीश स्वर्गीय FS ग्राउज ने की थी। संग्रहालय का वर्तमान भवन 1930 में प्रारंभ होकर 1933 में पूर्ण हुआ है। ठीक है। सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ संग्रहालय का नाम से पता चल रहा है सारनाथ में होगा। 1904 में से हुआ था, 1910 में बन के तैयार हो गया था। पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय है। साइट से मिली प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए सर जॉन मार्शल द्वारा सारनाथ में खुदाई वाले क्षेत्र के निकट एक ऑन साइट संग्रहालय का निर्माण किया गया था। तो ये कुछ ऐसे ही है। भारत कला भवन संग्रहालय। भारत कला भवन BHU परिसर में स्थित कला संग्रहालय, बस इतना याद रख लो कहाँ पे, BHU में है। ठीक है। इलाहाबाद संग्रहालय नाम से पता चल रहा है, बुंदेलखंड एरिया में हो गया। रानी महल संग्रहालय, ये कहाँ पे आपका? ये रानी महल संग्रहालय झांसी में स्थित, रानी महल संग्रहालय झांसी में हो गया। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय, ये आपके लखनऊ में हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है और नहीं। ठीक है। मोतीलाल नेहरू लखनऊ में है, रानी वाला झांसी में है। बुंदेलखंड स्थित जो है वो कहाँ पे आपका? बांदा में है। ठीक है। कहाँ? बुंदेलखंड के बांदा में हो जाएगा। इलाहाबाद नाम से पता चल रहा है। भारत कला संग्रहालय, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये आपके BHU परिसर में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ हो गया। बस चलो भैया, अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा आज से। 18वीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुआ है। रिजल्ट ये तो 2022 को जारी हो गए थे। जो 17वीं विधानसभा के कार्यालय की समाप्ति हो गई थी। ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये 18वीं है। अब जो चुनाव होंगे वो 19वें होंगे। कौन से होंगे? 19वें होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 403। 84 अनुसूचित जाति हैं जिसमें से, और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। कितनी? 84 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति। भारतीय जनता पार्टी को 41.29% वोट मिले हैं। 403 में से 255 सीटों पर जीत दर्ज करी है। ठीक है। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, उत्तर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,000 मतों से सबसे अधिक अंतर से सीटें जीती थी। नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने सीट बरकरार रखी और 2017 में अपनी जीत का अंतर 1 लाख से रखा। तो ये सब याद नहीं करना आपको। ठीक है। ये ऐसे ही कुछ चीज़ें थी, तो अब तो इनका महत्व भी नहीं है। हाँ, ये देख लो, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष महाना जी हैं, पता होगा आपको, सतीश महाना। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर। केशव प्रसाद मौर्य से रातू कौशाम्बी से जीते हैं। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री लखनऊ कैंट से। अखिलेश यादव, ये आपके नेता विपक्ष हैं, करैल मणिपुर। सरकार बनने के लिए आवश्यक सीटें कितनी चाहिए? 202 चाहिए होती हैं भाई। जितनी सीटें होती हैं कुल का
उसका 50% + 1 हो जाए, बस हो गई मेजोरिटी। कुल महिलाएं विधायक कितनी इंपॉर्टेंट है? 47 महिला विधायक है। कितनी? 47। देखो सेलेक्टिव पढ़ोगे अपने आप सक्सेस होगे, सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। महिला विधायक 47 हो गई। 18वीं विधानसभा में कितने % वोट पड़ा था? 60.6%, ये याद रखो। अमरोहा में सर्वाधिक मतदान हुआ था और बलरामपुर में सबसे कम। सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ? अमरोहा में। और सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? बलरामपुर में, ठीक है। महिला विधायक याद रखो, सरकार बनाने के लिए सीट होगी। बाकी आपको पता ही है कौन सी विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश में, 18वीं चल रही है, ये जरूर याद रखना, 18वीं। तो ये आज से अपन ने कर दिया यूपी जीके का दी एंड। यूपी जीके हो गई भैया हैप्पी एंडिंग आज से, ठीक है। तो अच्छे से यूपी जीके जितना पढ़ाया है भाई, इसको अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है। 1 से 2-3 बार लेक्चर को देख डालो। कल आपको 500 MCQ करा दूंगा, यूपी जीके हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। चलिए मिलते हैं।